students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो देखिए हमारा सीरीज चल रहा था बायोलॉजी का। हम चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग लाइव प्रोसेसेस देखे थे, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे सामने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लिस्ट द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या डिफरेंट फंक्शन हैं वो हमें देखने हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड आर, फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पायरेटरी गैसेस एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन एटसेट्रा। तो हमारा जो ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं हम, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पायरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी वेस्टेज लाइक कितने भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हों वो, एंड हार्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, ब्लड करवाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर वन लाइन क्वेश्चन आता है तो हम ये लाइन सबसे पहले लिखेंगे। सेकेंड, इट प्लेज रोल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस में, पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने में भी ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है हमारा ब्लड का पीएच फिक्स होना चाहिए। पीएच में चेंजेस होने से काफ़ी प्रोसेस में बदलाव आ जाता है। मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, जितने भी ब्लड में आयंस हैं उनका बैलेंस होना ज़रूरी है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंटेंट, बॉडी में कितना % वाटर है उसका कंटेंट, उसके कंटेंट का मेंटेनेंस भी ज़रूरी होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड प्रेशर फिक्स नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी है। फिर आता है प्लेज अ रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। प्लेज अ रोल इन होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस में भी ये रोल प्ले करता है। एंड प्लेज अ रोल इन क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट बनाने में भी ब्लड की सेल्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो हमारा ब्लड है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। व्हाट आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, अगर एक ह्यूमन से ब्लड लेकर दूसरे ह्यूमन में ब्लड को ट्रांसफ़र करवाया जाए तो इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। बट आपको अच्छे से पता है हमारा जो ब्लड होता है सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप जिसके मैच करते हैं उनका ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या पूछा है, What are blood transfusion? Replacement of blood from outside to make up for lost blood is called transfusion. अगर किसी ह्यूमन बॉडी में किसी पेशेंट में कमी हो गई है किसी ब्लड की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको ब्लड देते हैं बाहर से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग इन द हार्ट के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उसके फंक्शन पूछे हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट आपको पूछा है एओर्टा का क्या फंक्शन होता है। एओर्टा इज अ मेजर ब्लड वेसल इन विच द वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा जो होती है कहाँ से निकलती है, हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि किससे निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ अ मेजर ब्लड वेसल इनटू विच वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। द नेक्स्ट इज इंफीरियर वेना केवा। तो एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, वो ये है, वेना केवा जो होती है दो होती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा का क्या फंक्शन है, द वेन, ये भी लार्जेस्ट वेन के एग्जाम्पल हैं, द वेन दैट कलेक्ट द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द राइट ऑरिकल। जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा कंबाइन होकर ब्लड को भेजती हैं। इनका फंक्शन क्या है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करना। सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर ऑर्गन से, इंफीरियर वेना केवा जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड को लेकर आती है। नेक्स्ट एक वॉल्व लिखा है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसका क्या फंक्शन होता है, तो देखिए एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होंगे उसे हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर
वॉल्व कहेंगे, द वॉल्व बिटवीन द एट्रियम एंड द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल अलाउंग द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल, इट इज नोन एज ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, ये वन डायरेक्शन फ्लो होता है, ब्लड फ्लो हमेशा एट्रियम यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। तो वन साइडेड और वन डायरेक्शन फ्लो प्रोवाइड करते हैं ये हमारे वॉल्व जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दो टाइप्स के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं अलग अलग चैम्बर्स में। ये वॉल्व्स किसके बीच में प्रेजेंट होंगे? एट्रियम और उसी के नीचे वाले वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाता है, कभी भी वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं जाता है। ओके, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेमिल्यूनार वॉल्व। सेमिल्यूनार वॉल्व क्या होते हैं? दीज वॉल्व हैविंग 3 सेमिल्यूनार शेप्ड फ्लैप एंड दीज वॉल्व अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल इनटू द एओर्टा। अब एक बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि एओर्टा जो होती है उसके अंदर से एक सेमिल्यूनर वॉल्व उसकी जस्ट फर्स्ट जो इसका एंड होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं जो सेमिल्यूनर शेप के होते हैं, इसलिए इसका नाम सेमिल्यूनर वॉल्व होता है, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द लब एंड डब साउंड? लब एंड डब साउंड्स क्या हैं, किस तरह से ये इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं? तो लब एंड डब साउंड, तो देखिए जब हमारे हार्ट में वॉल्व क्लोज होते हैं, ओके, मैंने आपको बताया था हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, दोनों चैम्बर्स जो होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इन वॉल्व के क्लोजर से एक साउंड जनरेट होती है। इन साउंड को हम क्या कहते हैं? 2 टाइप की साउंड्स होती हैं, लब एंड डब। दीज आर द साउंड ऑफ द हार्ट बीट and they are produced when the valve close during the contraction or relaxation of heart। हार्ट जो होता है, देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं। तो जब भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये हार्ट जो हमारे वॉल्व होते हैं ये क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने की वजह से साउंड जनरेट होती है, इससे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो ये जो साउंड होती है ये 2 टाइप की होती है। तो इसके अंदर क्या लिखा है? एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल कंडीशन है, उस टाइम द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होगा, तो इसे लब साउंड कहेंगे। यानी कि सिस्टोल में सिस्टोल हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो वॉल्व क्लोज होते हैं उसकी वजह से जो साउंड जनरेट होती है उस साउंड को हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं। ओके, फिर द डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेमिल्यूनर वॉल्व at the entrance of aorta closes at the beginning of joint diastole, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल। जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है, डायस्टोल कंडीशन है, डायस्टोल कंडीशन के टाइम जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोजर के टाइम जो साउंड जनरेट होती है उस साउंड को हम क्या कहते हैं? दिस साउंड इज नोन एज डब। ओके ओके, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। डब में एक बात ध्यान रखना, डायस्टोल दोनों का होता है, वेंट्रिकल का भी एंड हमारा एट्रियम जो होता है इसका भी, दोनों का होता है डायस्टोल। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टोल और डायस्टोल में साउंड रिलीज होंगे, लब एंड डब। तो हमारा क्वेश्चन 4th भी हमें क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, ये क्या कहता है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? द ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ओके, हमने पढ़ा था सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर, हमने अच्छे से क्लियर किया था ये पॉइंट इससे प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाके उसे अच्छे से पढ़े। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड साथ में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? तो स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ये जो वैल्यू है ये वेरी करती है, WHO के अकॉर्डिंग ये वैल्यू थोड़ी वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यही वैल्यू आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज ECG? ECG क्या होती है? ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपने सुना होगा ECG करवाई जाती है। इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल चेंजेस ओवर द हार्ट मसल। तो देखो ECG किस लिए की जाती है? हार्ट मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसे पता लगाने के लिए, ताकि उसमें हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल चेंजेस को समझ सकें। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एनी एबनॉर्मेलिटी
इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट में अगर किसी भी टाइप की कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, दैट रिफ्लेक्ट एज अ चेंज इन द रेगुलर ईसीजी पैटर्न। तो ईसीजी का एक फिक्स पैटर्न होता है, एक ग्राफ होता है, उससे हमें पता चलता है। बट अगर इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गई है। सो इस तरह से हमें ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर के बारे में समझ में आता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से क्लियर हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पल्स रेट? पल्स रेट क्या होती है समझिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज द पल्स रेट क्या है? ये एक ऐसी रेट है जिसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इफ अ फिंगर इज कैप्ड एट अ स्पॉट वेयर एन आर्टरी रन क्लोज टू द बॉडी सरफेस, द रिदमिक मूवमेंट जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कैन बी फेल्ट। अब देखिए पल्स रेट क्या होता है। आर्टरी को प्रेस करके जो बीट हम फील करते हैं उस बीट की जो रेट होती है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। जनरली अपनी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये डीप इनसाइड द बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, डीप स्ट्रक्चर्स होती हैं, डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रन करती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आर्टरीज कुछ एरियाज में बॉडी सरफेस के जस्ट नीचे रन कर रही होती है, तो उस टाइम हमें उसको फील करना इजी हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम हमारे हाथ में भी क्या कर सकते हैं, जो आर्टरी इसको थोड़ा पाल्पेट करते हैं, हमें आर्टरी मिलती है और उसमें अगर हम फिंगर से प्रेस करते हैं तो हमें बीट फील होती है, जिसे हम पल्स रेट कहते हैं। इफ फिर क्या लिखा है, इट इज फाउंड टू बी द सेम एज द हार्ट रेट, द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। जितनी पल्स है वो 1 मिनट में कैलकुलेटेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमने देखा था 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोनों सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है देखिए। द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, आपको पता है अच्छे से, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लेकर जाता है। ये क्या करेंगी, मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट के वे में समझाती हूँ। हमारे पास सबसे पहले कौन आया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया, पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड लेकर गया लंग्स के पास। ओके, क्या करवाने के लिए, प्योर करवाने के लिए। इसके पास किस तरह का ब्लड था, इम्प्योर ब्लड था, तो इम्प्योर ब्लड के लिए हम इसके ऊपर मार्क कर देते हैं, इनके पास इम्प्योर ब्लड था। लंग्स में ब्लड क्लियर हुआ और ये ब्लड किसको दे दिया गया, ये दिया हमने पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन ने ये दिया लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहाँ से एओर्टा को दिया गया और एओर्टा से बॉडी में आया। ओके, और बॉडी से फिर से वेना केवा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया गया। तो लंग्स ने क्या किया, ये जो इम्प्योर ब्लड था इसको प्योर कर दिया। ओके, ये प्योर ब्लड हार्ट में पहुंचाया गया। तो जब लंग्स का सर्कुलेशन में रोल प्ले होता है तो इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज दैट कैरीज इट टू द लंग्स आफ्टर प्योरिफिकेशन इन द लंग्स। ओके, आपको पॉइंट क्लियर हुआ। द ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसको लेकर जाती है, ये लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में पहुंचाती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हार्ट एंड लंग का रोल होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम सेकंड टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में चलते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए क्या डेफिनेशन रहती है इसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट की। ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन एक वाइटल प्रोसेस है। ओके, आपको पता है The process involve the transportation of water and necessary nutrient to all part of the body. Okay, तो of course ये vital process क्यों है, क्योंकि ये हमारे life process के लिए important है। सारे जितने भी substances है उसको transport
कौन करवाएगा? ट्रांसपोर्टिव सिस्टम ही करवाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो हमारा जो प्लांट है इनको किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है? एक तो वाटर का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, आयंस का इनको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। तो इनके पास फूड एंड वाटर होता है जो कि सेपरेटली ट्रांसपोर्ट होते हैं। फूड अलग वे से ट्रांसपोर्ट होगा एंड वाटर भी अलग वे से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड ही है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है सबको, बट प्लांट में ये डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। पॉइंट क्लियर? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। तो देखिए हमारे पास दो टिश्यूज हैं, वेस्कुलर टिश्यू, उसका क्या हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है? जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जाइलम वाटर को करवाता है एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ओके, तो हम सबसे पहले फ्लोएम में देखेंगे, यानी कि फ्लोएम का मतलब क्या है? हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को देखेंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं इसे। द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि न्यूट्रिएंट एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स ऑफ द एरिया ऑफ प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो देखिए हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये जो हमारी लीव्स होती हैं क्लोरोफिल में सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेकर शुगर बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को अब ट्रांसपोर्ट करवाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? फ्लोएम की ज़रूरत थी। तो फ्लोएम के पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन आप अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स। इनके पास क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स होती हैं। सेकेंड कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। 4 स्ट्रक्चर्स आर द कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू। इसके जो टिश्यू के पार्ट्स हैं वो क्या क्या है? सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, फ्लोएम फाइबर हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं। द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम जो होता है इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर किया जा सकता है। हम डायग्राम देखें, डायग्राम में क्या है देखिए, वाटर एंड फूड, सेल्स हैव एंड वॉल्स विद द परफोरेशन। ये जो सेल्स होती हैं इनके ये परफोरेटेड होती हैं और जो फ्लोएम है ये 2 डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। तो इस तरह से हमने देखा फ्लोएम किस तरह हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, सो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या होता है हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट थ्रू फ्लोएम is known as transportation via a process such as mass flow is called translocation। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? हमारा जो फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को किसके थ्रू? वाया प्रोसेस सच एज मास फ्लो। मास फ्लो प्रोसेस के थ्रू ट्रांसलोकेशन हमारी प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। ओके, फोटोसिंथेटेज। फोटोसिंथेट्स का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बने थे, दे आर फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स हैं शुगर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, inorganic solute like potassium, magnesium, nitrate, calcium, sulfur and iron from the surface tissue to the zinc cell। ओके, तो फोटोसिंथेट्स जो हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स बने थे उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है। जहां बने वो सोर्स सेल कहलाती है, जहां पहुंचाना है वो सिंक सेल कहलाती है। ओके, तो सोर्स से सिंक की तरफ हम क्या करेंगे? इनको ले जाते हैं। उसमें कौन कौन आ चुके हैं? हमारा शुगर है, अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, तो सल्फर, आयरन्स एंड काफ़ी सारे आयन्स भी इसके अंदर होते हैं। मटीरियल लाइक सुक्रोज इज लोडेड फ्रॉम लीव्स टू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी। अब देखिए आपको ट्रांसलोकेशन करवाना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो आप इसको ट्रांसलोकेशन के डेफिनेशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, किस सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन होता है उसे भी आपको मेंशन करना है। फिर
कुछ मटेरियल जैसे कि शुगर होती है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लोएम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एटीपी। एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। सच अ ट्रांसफर इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, causing movement of water from nearby cell into phloem tissue and the material get transported through the phloem। ओके तो जो फ्लोएम के आसपास का जो टिश्यूज होते हैं वहाँ से वाटर उसके अंदर एंटर कर जाता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया जाता है। द सेम प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम फ्लोएम टू टिश्यू वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। तो यही रीज़न है कि इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो बल्क में मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके तो ये काफ़ी एक वेल डिटेल्ड डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। ये डायग्राम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर रखा है जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। ओके जाइलम फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है, जाइलम की जो वेसल है ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है वाटर का, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखिए यूनी डायरेक्शनल है जाइलम जो वेसल है उसके अंदर। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं, देखो सीव ट्यूब्स के बीच में छोटे छोटे जो ये परफोरेटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही शो करें। सीव का मतलब होता है परफोरेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लोएम की सीव ट्यूब्स हैं इसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके पास ही कंपेनियन सेल होती है और ये यहाँ पर क्या पड़ी है, लीफ की सेल है, लीफ की सेल है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम की सीव ट्यूब है। ओके तो कैसे इसका लोडिंग होती है हमारे फ्लोएम में, तो लोडिंग करने के लिए सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल की हेल्प से इसके अंदर जाती है। ओके इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है फ्लो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द फ्लोएम व्हिच इंक्रीजेस द वाटर प्रेशर। व्हेन द वाटर लीव्स द फ्लोएम द वाटर प्रेशर डिक्रीजेस। अब इसमें अगर वाटर आया है तो वाटर आएगा तो उस पर प्रेशर लगेगा, लोडिंग हो जाएगी, और जब वापस वाटर से निकल जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, इस पर प्रेशर कम हो जाएगा और कंपेनियन सेल से वापस सिंक की तरफ ये पहुंच जाएगी। तो देखिए सोर्स और सिंक का मतलब क्या है, सोर्स है लीफ, इसके पास सुक्रोज पड़ी है, इसे सिंक तक पहुंचानी है। तो उस टाइम क्या होता है, जो जाइलम है उससे वाटर को ले लिया जाता है फ्लोएम में। पॉइंट क्लियर हुआ आपको अच्छे से। तो लोडिंग किस तरह से कराएंगे, सोर्स के पास सुक्रोज पड़ी थी, सोर्स के पास जो सुक्रोज थी वो कंपेनियन सेल की हेल्प से फ्लोएम में गई, किसकी वजह से गई, वाटर की वजह से गई। वाटर ने क्या किया, प्रेशर को जनरेट कर दिया और सुक्रोज इसके अंदर आ गई। देखिए जहां पर वाटर ज़्यादा होगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है सुक्रोज की, तो क्या करेगा, जहां वाटर ज़्यादा है वहां सुक्रोज आ जाएगी बैलेंस करने के लिए। और फिर क्या होगा, इसके अंदर हमारी शुगर आ चुकी है, शुगर आगे 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 ट्रैवल कर रही होती है और उसी वक्त क्या करती है, जब हमारा हम सिंक तक पहुंचे, सोर्स से हम सिंक तक पहुंचे तो क्या हो गया, वाटर वापस बाहर निकल गया, वाटर कम निकल गया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए शुगर को कंपेनियन सेल की हेल्प से सिंक तक पहुंचा दिया गया। वेरी इजी प्रोसेस। जाइलम, फ्लोएम एंड सोर्स सिंक। सोर्स से शुगर आएगी, उसके लिए कौन हेल्पफुल, वाटर आ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है। कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, शुगर भी इधर से आ जाएगी, फिर वो फ्लो कर रही होगी। फ्लो करते टाइम क्या होगा, जो हमारा सिंक है, सिंक के टाइम क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, फिर से जाइलम में चला जाएगा, फ्लोएम से जाइलम में वाटर चला जाएगा। उस वजह से कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए शुगर भी जो है कंपेनियन सेल की हेल्प से फ्लोएम से बाहर निकल जाएगी और वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो पहुंच जाएगी सिंक में। तो इस तरह से अनलोडिंग हो जाएगा सुक्रोज का। तो ये लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया है, नहीं आया है कमेंट्स में लिख के बताइए, या फिर थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से ये आना चाहिए। ओके तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में फ्लोएम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो फ्लोएम की जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, इन सब का मेजर रोल होता है। ओके तो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है। तो ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की एक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जिसमें हमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में अच्छे से पता हो। साथ ही
हम ये पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमारा जो प्लांट है वो सॉइल से क्या करता है, वाटर को लेता है। ओके, तो ये जो वाटर को लेता है ये हमेशा वाटर एंड फूड में क्या कंफ्यूजन रहती है, जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होता है। फूड, देखिए फूड हर ऑर्गन को चाहिए, है ना, तो फूड का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सोर्स लीव्स हैं यहीं से ये सीधा रूट तक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, सब डायरेक्शंस में जा सकता है, बट जो वाटर होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जो हमारी सॉइल है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ इसमें भेजा जाता है। ओके, तो वाटर कहाँ से गया, और जो हमारी सॉइल है वहाँ से होते हुए लीव्स तक चला गया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो था। और जो ग्लूकोज है इसका मल्टी डायरेक्शनल फ्लो यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो हम कह सकते हैं, वो इसमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम में ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो फ्लोएम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एंड ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा फ्लोएम किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन करना होगा, जब भी ट्रांसलोकेशन पूछा जाए कौन कौन से सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन किया जाता है, उन सारे सब्सटेंसेस को हम फोटोसिंथेटेज कहते हैं। ओके, फोटोसिंथेट्स कहते हैं, और ये सारे फोटोसिंथेट्स जो हैं उनके सारे नेम्स यहाँ पर लिखे गए हैं। एक पॉइंट यहाँ पर एक और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो भी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो हमारा ATP है इसका यूज़ किया जाता है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP एनर्जी करेंसी है प्लांट सेल की भी, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ATP की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू कंसीडर। ओके, सो सारा का सारा जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या हुआ था, वाटर का एक्सचेंज हुआ एंड फ्लोएम की लोडिंग एंड अनलोडिंग हुई, उसमें सारा रोल ऑस्मोटिक प्रेशर का था। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से ही क्या होता है, इसके अंदर लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है। तो इस तरह से फ्लोएम जो है हमें दिखाता है कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। फिर अब हम चलते हैं जाइलम की तरफ। तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम क्या करेगा, जाइलम से वाटर जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो यहाँ पर लिखा है जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वाटर का। कहाँ से करेगा, फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट्स, other parts of plants. Okay, so xylem tissue is made up of trached vessel, xylem fiber and xylem parenchyma. देखिए जो हमारा जाइलम है वो किस किस से क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज ट्रेकिड्स, फिर होती है वेसल, जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा, ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। और फ्लोएम के क्या कंपोनेंट हमने देखे थे, तो फ्लोएम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट होते हैं सीव ट्यूब्स, है ना, पढ़ाया था हमने। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए देखते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो देखिए फ्लोएम फाइबर पैरेनकाइमा सेम है, बट इसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल अलग होती है एज कंपेयर टू जाइलम। ओके, सो तो अब हम जाइलम की तरफ देखें क्या होता है जाइलम में। इसमें ट्रेकिड्स होती हैं, जाइलम वेसल होती हैं, बट इसमें सीव ट्यूब्स नहीं है और कंपेनियन सेल भी नहीं है। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, फ्लोएम टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। एंड सो xylem fiber and xylem parenchyma are also present. The flow of water and mineral through xylem is always unidirectional. ये कैसा फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है ये देखने को मिलता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है ये देखें हम। तो देखिए जाइलम इट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर। तो जाइलम जो होता है मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, बट फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। ओके, बट ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, न्यूट्रिएंट एंड फूड का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट
किस तरह का फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, तो दैट इज अमाइनो एसिड, शुगर। तो ये किस किस का करवाएगा, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जाइलम का पाथ कहाँ से कहाँ होता है, रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से लेकर कहाँ होगा, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ये करेगा, इसलिए ये कैसा हो गया, एक ही डायरेक्शन में। बट जो हमारा फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जहाँ पर सोर्स है, सोर्स से सिंक की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ये फ्लो करवाता है। जाइलम का मूवमेंट देखें तो इट्स मूवमेंट इज यूनी डायरेक्शनल, बट इसमें जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम क्या है, इट कंटेन जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या होती है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, ट्रैकेट्स और वेसल हो गई। बट फ्लोएम में क्या क्या होती हैं, अभी हमने देखा था फ्लोएम में है, इट कंटेन कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम फाइबर। तो इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पैरेनकाइमा सीव ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो सीव ट्यूब सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इनके अंदर परफोरेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है, कंपेनियन सेल हेल्प करती हैं हमारे फ्लोएम में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, क्योंकि किससे कनेक्टेड होती हैं, ये सोर्स सेल और सिंक सेल से कनेक्टेड होती हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करवाती हैं, जिनकी हेल्प से ये लोडिंग एंड अनलोडिंग कराती है शुगर का इन फ्लोएम। ओके, तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। फिर देखें तो द नेचर ऑफ द टिश्यू इज होलो डेड। जाइलम जो हमारा है, जाइलम की जो नेचर होता है वो होलो होती है ये स्ट्रक्चर्स, और डेड सेल्स होती हैं। और बट फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में हम देखिए एटीपी का यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। तो इसके लिए द नेचर ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग विद साइटोप्लाज्म बट विदाउट न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ स्टूडेंट्स अच्छे से नोट करिएगा। जो इनका नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, ये लिविंग सेल्स हैं। यस, इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बट इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, फ्लोएम में। और जाइलम्स, तो जाइलम तो डेड सेल हैं। These tissues are present in the center of the vascular bundle। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होते हैं, बट जो फ्लोएम होते हैं दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, बट ये जो होते हैं वेस्कुलर बंडल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन देखा है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डिफरेंस। तो आप यही लिखेंगे कि जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर का एंड न्यूट्रिएंट का करवाना, बट फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जाइलम का फंक्शन क्या है, मिनरल एंड वाटर का करवाना, और फ्लोएम का क्या है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का करवाना। कौन कौन से फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारा अमाइनो एसिड एंड शुगर होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन ये करवाता है। पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड, आपको बताना होता है इनका पाथ कहाँ से कहाँ तक है, किस पाथ में ये फॉलो करते हैं। तो जाइलम जो है ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, ऑलवेज फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, बट इसके अंदर क्या होता है, सोर्स से सिंक की तरफ होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सोर्स से सिंक में अब आप क्या समझेंगे, जहाँ पर बना फूड वहाँ से लेके सिंक जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक इसका फ्लो होता है। अगला है देखिए, जो हमारा जाइलम होता है इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, इसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बट इसका बाय डायरेक्शनल मूवमेंट भी होता है। फिर इस ये किन किन से मिलके बनी होती है, ये जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं दैट आर जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट। ये स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा क्या है, टाइप्स ऑफ द टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं ये। सो स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स। बट फ्लोएम में क्या होता है, इट कंटेन कंपेनियन सेल। तो इसमें कंपेनियन सेल अलग से मिल रही हैं, सीव ट्यूब्स मिल रही हैं, बाकी पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, द नेचर ऑफ द टिश्यू इज होलो डेड। इसका नेचर कैसा होता है, ये डेड होती है, बट वो डेड नहीं होती, वो लिविंग होती है। इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। These tissues are present in the center of the vascular bundle। ये vascular bundle के सेंटर पे प्रेजेंट होती हैं, बट ये vascular bundle के आउटसाइड में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ब्रॉड
डिफरेंसेस देख लिए। अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें डायग्राम्स में किस तरह से दिख रहा है। देखिए, ये जो हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है। तो जाइलम जो है इसमें वाटर एंड फूड दोनों प्रेजेंट है। दे सेल हैव एंड वॉल विथ परफोरेशन, इनके पास परफोरेशन होती है एंड टू साइडेड फ्लो होता है। इसकी वॉल थिक होती है, स्टिफ्ड विद द लिग्निन। इसमें लिग्निन का कंपोजिशन डीकम्पोजिशन प्रेजेंट होता है। किसका? लिग्निन का डीकम्पोजिशन हमारे जाइलम में प्रेजेंट होता है। इनके नो एंड वॉल बिटवीन द सेल के बीच में परफोरेटेड एंड वॉल नहीं प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ वन वे फ्लो ही देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, हम समझे रूट प्रेशर को। तो कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होना फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू मैनी फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। ओके, तो वाटर का जो है फ्लो होना थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का मतलब देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, रूट ने क्या किया, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन किया। कहाँ से किया? सॉइल से उसका एब्जॉर्प्शन किया। अब ये एब्जॉर्प्शन किस में होगा? जाइलम के कंपोनेंट्स में होगा, तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। वन ऑफ द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रूट प्रेशर। तो जो इसका मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है रूट से अपर पार्ट तक, इसको करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल ऑफ अ रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट। तो देखिए, रूट प्रेशर जो होता है ये एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर है विद इन द सेल ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के सेल्स में ये प्रेशर आपको देखने को मिलता है। दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट। तो सैप का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड है, जो मिनरल एंड वाटर का लिक्विड है, उसको ऊपर राइज करवाने का काम क्या है? इस रूट प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का है। कहाँ जाएंगे ये सब? स्टेम एंड लीव्स की तरफ। तो अगर हमारी रूट में रूट प्रेशर नहीं है तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता। इसीलिए रूट प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है रूट्स के अंदर उसको ऊपर की तरफ हम क्या करवा सकें? ऊपर की ओर उसे फ्लो करवा सकें। इज दैट क्लियर? सो root pressure is osmotic pressure within the cell of a root system that causes sap to rise through a plant stem to the leaves. Okay, so यहाँ पे क्या क्या देखा? रूट से स्टेम एंड लीव्स की तरफ इसका डायरेक्शन हो, मूवमेंट हो। रूट प्रेशर हेल्प इन द इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप द रूट्स। ठीक है, तो ये इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाएगा हमारा रूट प्रेशर। ओके, फिर हम देखें नेक्स्ट। अब हम क्लियरली बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। तो वाटर का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यस, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से एब्जॉर्ब होगा और इसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा? अपर पार्ट्स में। किसकी हेल्प से करवाया जाएगा? जाइलम की हेल्प से। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है। इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन आर द फोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इवन इन द टॉलेस्ट प्लांट। तो देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें भी पूछा था। क्या पूछा था? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ से, तो अगर हमारा हार्ट पंप नहीं करता तो क्या होता? सारा ब्लड जो है ग्रेविटेशनल वजह से नीचे चला जाता, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता। सेम चीज़ जो हमारे प्लांट होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, हमसे भी काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं, बट उनके टिप पॉइंट तक वाटर जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट सॉइल से होते हुए ऊपर तक क्यों पहुँचा? तो उनके लिए कुछ फोर्सेस जनरेट किए जाते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ रूट प्रेशर पढ़ा था, उसके अलावा कुछ और फोर्सेस भी होते हैं जो कि वेरी वेरी हेल्पफुल होते हैं ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करवाने में अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो दीज फोर्सेस आर इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझाया था ट्रांसपिरेशन में क्या होता है।
तो देखिए सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन को क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे लीफ हैं, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। तो वाटर का लॉस होता है तो एक सक्शन प्रेशर लगता है लीव्स की तरफ से हमारे रूट्स पर, तो इस सक्शन प्रेशर की वजह से नया जो वाटर है एब्जॉर्ब हो जाता है। इनिशियल कंडीशन में रूट प्रेशर अभी हम पढ़ के आए हैं, इनिशियल कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट कौन करवाता है, हमारा रूट प्रेशर कराता है। रूट के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो एक एक करके सबको देखें। इम्बाइबिशन क्या है, तो इम्बाइबिशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। तो सॉलिड से अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इसे हम इम्बाइबिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीड टेक अप वाटर व्हेन सोक्ड। अगर हम जो सीड्स हैं उन्हें वाटर में सोक करके रखें तो क्या करेगा, वो वाटर का इनटेक कर लेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, काफ़ी बार आपने ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड सुना है तो आपको ऑस्मोसिस वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रेशर वेयर वाटर मूव्स फ्रॉम the area of its lower concentration to the area of its higher concentration। ओके, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, वाटर के कंसंट्रेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, एक जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने जाइलम फ्लोएम में यही देखा था। पहले वो जो फ्लोएम था उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम थी तो वाटर को डाल दिया गया, फिर वाटर से की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वाटर को हटा दिया गया। तो वाटर की कंसंट्रेशन से जो वाटर का फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ lower concentration to the higher concentration, then it is known as osmosis। तब हम इसे क्या कहते हैं, osmosis कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसमें आगे देखिए, at the roots the cell take up ions by an active process। ओके, तो सेल्स जो होती हैं वो आयंस को जो एट द लेवल ऑफ रूट क्या करती हैं, एक्टिव प्रोसेस से लेती हैं। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, हमेशा ये वर्ड आए कभी भी, एक्टिव प्रोसेस इन प्लांट्स और एक्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन, मतलब एटीपी का यूज़ हुआ है, एनर्जी कंज्यूम होती है, तब वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। क्लियर। तो एक्टिव प्रोसेस की हेल्प से ये क्या करेंगी, हमारे ले लेंगी सारी के सारे हमारे वाटर को। ओके, इट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल बाय ऑस्मोसिस। उसकी वजह से ऑस्मोसिस की हेल्प से रूट सेल के अंदर वाटर चला जाता है। दिस क्रिएट अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर दैट गेट पुश्ड अपवर्ड, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। रूट की, अब देखिए रूट प्रेशर को और अच्छे से एक्सप्लेन करें। रूट की सेल्स में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर का एंटर होना, आपकी सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है एंड आपके सेल में वाटर कंटेंट कम है, तो क्या होगा, उस वजह से वाटर को सेल में ले लिया जाएगा। क्योंकि सेल में वाटर आने की वजह से प्रेशर जनरेट हो गया है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्लियर, इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कहेंगे। ओके, द ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉ इफेक्ट। स्ट्रॉ इफेक्ट का मतलब क्या है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट करेंगे ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कैसे वाटर के लॉस के लिए सक्शन प्रेशर लगता है, वो ऊपर की तरफ चलते हैं। फिर साथ में जो वाटर है वो उसका सरफेस टेंशन लगता है, कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। क्या है कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन, तो जो हमारा जाइलम है, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम में होता है, तो ये जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्योंकि जाइलम की जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, ये तो कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। जो वाटर जिस फोर्स के थ्रू ऐड होता है हमारे जाइलम की वॉल से, और जिस फोर्स के थ्रू वो अपने आपस में मॉलिक्यूल से ऐड होता है, उसे हम कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेस कहते हैं। तो इनकी हेल्प से भी वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। सो ट्रांसपिरेशन क्या कराता है, ट्रांसपिरेशन पुल द वाटर कॉलम अपवर्ड एज देयर इज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। क्योंकि लीव से वाटर का लॉस हो रहा था, उस वजह से ट्रांसपिरेशन हुआ, एंड ट्रांसपिरेशन ने क्या करवा दिया,
ट्रांसपिरेशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में उन पर एक पुल लगा, तो जितने भी वाटर के कॉलम्स बने थे वो ऊपर की तरफ मूव करने लग गए। वाटर कॉलम्स बनाने में कौन हेल्पफुल था? रूट प्रेशर हेल्पफुल था। तो आपको ये देखो सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए। ऑस्मोसिस कैसे हुआ, रूट प्रेशर कैसे हुआ, ट्रांसपिरेशन कैसे हुआ। ऑल दीज फोर्सेज एक्ट टुगेदर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? जाइलम से हेल्प करवाते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस तरह से हमने प्लांट में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से समझा। आई होप आपको सारा ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ है, कैसे हमारा जो प्लांट है उसके अंदर वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे लाइव प्रोसेसेस को देख रहे हैं, जिसमें प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंस लेके रखता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पूरा समझाइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझाइए, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस समझाइए, एंड छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।